आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जी का इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम इस वीडियो को पूरी देखना और अच्छे से देखना। ठीक है, तुम लोग बीच बीच में ऐसे छोड़ देते हो तो तुम पूरी वीडियो देखना। ठीक है, ताकि तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना, लिंक में तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और उसमें तुम, है ना, उसे परचेज भी कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो पहला टॉपिक है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी होता क्या है? तो पब्लिक पॉलिसी एक कुछ पॉलिसीज होती है, मतलब ऐसी पॉलिसीज होती है जिनके में पब्लिक के हित के लिए, यानी कि पब्लिक के हेल्प के लिए, यानी कि सिटीजन्स की हेल्प के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है। और कौन बनाते हैं इन पॉलिसीज को? इन पॉलिसीज को बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट होते हैं वो इसी पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं, है ना। क्यों डिजाइन करते हैं? डिसीजंस लेने के लिए, है ना। डिसीजंस लेने के लिए वो डिजाइन करते हैं और बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, गवर्नमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, और क्यों लाते हैं? वो पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और सोसाइटल गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, इन पॉलिसीज को लेकर आते हैं। सो इट रेफर्स टू द डिसीजंस, एक्शंस एंड प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एड्रेस पब्लिक प्रॉब्लम्स एंड अचीव सोसाइटल गोल्स. So it reflects the government priorities and values. So government values को क्या करता है? Reflect करता है. It aims to solve social, economic and political issues. ये social, economic and political issues को क्या करता है? Solve करता है. It affects the citizen directly through laws, schemes and welfare programs. यानी कि ये citizens को directly क्या करता है? Affect करता है laws के through और welfare programs या फिर schemes के through. ये जो ये पब्लिक पॉलिसी होता है, ये क्या होता है? की इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। क्यों जरूरी होता है ये गवर्नेंस के लिए? क्योंकि ये क्या करता है? गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। क्या करता है? पॉलिसीज के थ्रू, है ना, स्कीम्स वगैरह के थ्रू गुड गवर्नेंस प्रमोट होती है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है ना। सिटीजन्स वगैरह क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह होता है ना। सो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। सो ये तो बता ही दिया था। बाकी एक तरह से बोल सकते हो कि ये ऐसा एक्शन होता है या फिर इनएक्शन का क्या होता है? कोर्स होता है जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा चूज करा जाता है ना, उनके द्वारा दिया जाता है। ये डिजाइन करा जाता है सोसाइटी की नीड्स को एड्रेस करने के लिए, है ना, सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन करा गया है ना, पब्लिक पॉलिसीज। और ये लॉज के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, रूल्स के थ्रू, रेगुलेशंस, प्रोग्राम्स। और इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट क्या को, मतलब जो जो करना है वो डिसाइड करती है कि उन्हें क्या क्या करना है ना, और क्या नहीं करना है। तो वो डिसाइड करके रखते हैं गवर्नमेंट, है ना, डिसीजन मेकिंग करते हैं कि व्हाट दे नीड टू डू एंड व्हाट दे डोंट नीड टू डू। ठीक है, किसे? गवर्नमेंट को, है ना, कि उन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, किसकी काम की जरूरत नहीं है, कौन से पॉलिसीज लाने हैं, कौन से प्रोग्राम्स लाने हैं, है ना, पब्लिक सर्विस के लिए, है ना, और कौन से नहीं लाने हैं। तो उसी के लिए पॉलिसीज लाई जाती है। एग्जाम्पल हो गया पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, हो गया हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, है ना, यानी कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए ना, एजुकेशन पे कुछ पॉलिसीज लाई जाती है। हेल्थ पॉलिसीज बहुत सुना होगा तुमने, ना। बाकी एनवायरमेंट पे भी पॉलिसीज लाई जाती है ना, सेव करने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? सो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अथॉरिटेटिव, है ना, क्या होता है? अथॉरिटेटिव होता है। क्या होता है? अथॉरिटेटिव। सो ये इट इज फॉर्मुलेटेड बाय द लेगिटिमेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि लेगिटिमेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये फॉर्मुलेट होता है, यानी कि जो लेगिस्लेचर वाले, है ना, जो लेगिस्लेचर फॉर्म होता है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो लेगिस्लेचर फॉर्म होता है, वो इसे क्या करता है? अथॉरिटाइज करता है ना, वो इनका क्या होता है? अथॉरिटी होता है ना। सो वो क्या करता है? वही इम्प्लीमेंट करता है, लॉज को बनाता है ना, पब्लिक पॉलिसीज के लिए लॉज को बनाता है। कौन? लेगिस्लेचर, है ना। तो लेगिस्लेचर का काम होता है ना। और इसका और क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है जो पब्लिक पॉलिसी होता है ना, कि उनका गोल जो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है। डायनामिक होते हैं, यानी कि चेंजेस आते रहते हैं टाइम्स के अकॉर्डिंग, नीड, है ना, नीड्स के अकॉर्डिंग, या फिर क्या क्या सिचुएशंस है, क्या सर्कमस्टेंसेस है उसके और पब्लिक का नेचर होता है, यानी कि सोसाइटी के लार्जेस्ट सेक्शन को अफेक्ट करता है ना। वैल्यू बेस्ड होता है ना, आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, पॉलिटिकल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो गए, सोशल प्रायोरिटीज हो गए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, है ना, लॉज के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। इसमें ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ एग्जीक्यूशन का होता है, रिक्वायर होता है।
ना अब तुम सोचोगे कि ब्यूरोक्रेसी होता क्या है, तो ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो कि जो पॉलिसीज होती है ना, जो हम इस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो ये पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। इनका मेनली काम होता है ना इम्प्लीमेंट करना फॉर द सोशल डेवलपमेंट, है ना, एंड फॉर द पब्लिक नीड्स, है ना, लोगों की डेवलपमेंट, है ना, लोगों की नीड्स को पूरी करने के लिए ना, डेवलपमेंट करवाने के लिए, है ना, फॉर द पब्लिक सर्विस, है ना। तो ये इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसीज को लेकर आते हैं। सो ये एक गवर्नमेंट होती है ना, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। और these characteristics make public policy central to the governance, है ना, क्या बनाता है, गवर्नेंस से सेंट्रल बनाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है पब्लिक पॉलिसी का? तो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न स्टेट्स, यानी कि मॉडर्न स्टेट्स में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सोशल वेलफेयर को क्या करता है, इंश्योर करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करता है, जस्टिस प्रमोट करता है, इक्वालिटी, इंक्लूजन, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है ना, रिसोर्सेज वगैरह लेना, कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का, कैसे, है ना, शेयर्स करना है रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, शेयर्स करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, बांटना है, एलोकेशन करना है ना, कैसे शेयरिंग करना है, तो वही हेल्प करता है ये। और क्या करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है ना, गुड गवर्नेंस प्रमोट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, एजुकेशन गैप्स हो गया, फिर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह हो गया। इन अ डेवलपिंग कंट्री, है ना, लाइक इंडिया हो गया, है ना, इंडिया हो गया या फिर यूएस हो गया, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया और रशिया वगैरह हो गया, तो वो सब डेवलपिंग कंट्रीज है। इनमें क्या होता है, जो पब्लिक पॉलिसी होता है वो जो मेजर टूल होता है नेशन को बिल्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए ना, ये मेजर मेजर क्या होता है, टूल होता है ना, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, तो जो पब्लिक पॉलिसी होता है वो आइसोलेशन में इमर्ज नहीं होता है, ये मल्टीपल फैक्टर्स से द्वारा शेप किया जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है इसमें, रूलिंग पार्टी का लीडरशिप होता है ना, लीडरशिप होता है, प्रायोरिटीज, इलेक्शन प्रोमिसेस, मैनिफेस्टोज होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स का होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अवेलेबल, है ना, मतलब अवेलेबिलिटी होना, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गया, जैसे कि ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, है ना, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ गए ना, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं ना, कंडीशन हो गया, फिर ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं, है ना। बजटरी कॉन्स्टेंट्स आ गए, है ना, बजट से रिलेटेड, है ना। सोशल फैक्टर्स में आ गए लोगों का, है ना, सोशल यानी कि लोगों के नीड्स हो गया, लोगों की डिमांड्स हो गया, है ना, जो जो सोसाइटी हो गया, है ना, जैसे कि वीकर सोसाइटी हो गया, उन सबके नीड्स वगैरह, डिमांड्स वगैरह के लिए जो फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स हो गए। सोशल इनइक्वालिटीज, डेमोग्राफिक कंडीशन इसमें आता है, कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में क्या क्या आता है, कैपेसिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है, क्या कैपेसिटी होता है, क्या, तो इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है पब्लिक पॉलिसी का, यानी कि इम्प्लीमेंट करता है पब्लिक पॉलिसीज को, लेकर आते हैं पब्लिक पॉलिसीज को, एंड फॉर द किसके हित में, किसके लिए, किसके फायदे के लिए, पब्लिक के लिए ना, पब्लिक के लिए यानी कि सिटीजन्स के लिए, तो उन्हीं के लिए लाए जाते हैं, उन्हीं की हेल्प करने के लिए और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, है ना, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, है ना, लॉज वगैरह को, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट से, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होंगे ना, जैसे पब्लिक पॉलिसीज वगैरह आ गया, है ना, इंटरनेशनल प्रेशर एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस, है ना, इंटरनेशनल जो प्रेशर पड़ता है उसको इंटरनेशनल लेवल पे हो जाता है, इंटरनेशनल फैक्टर्स और एग्रीमेंट्स में, जैसे कि जैसे मान लो, तो जैसे कि कौन सा हो गया, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी के बेस में तुम अगर सिटीजन्स के लिए माना जाए, तो जैसे कि हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, है ना, गैस एमिशंस के लिए था, क्या CO2 के एमिशंस के लिए था, जो कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो उसके लिए लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। सो ये सब एग्रीमेंट्स और जो ट्रीटीज होते हैं, सब एग्रीमेंट्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आते हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, है ना, सो ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। सो दीज डिटर्मिनेंट्स कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक के पॉलिसी के चॉइस और डायरेक्शन को। पॉलिसी इम्पैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, पब्लिक पॉलिसीज प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स डालता है,
सोशल इम्पैक्ट में क्या होता है? एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, इंक्लूजन को प्रमोट करता है ना, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, यानी कि जो वीकर सोसाइटी होती है ना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, जो कि गरीब लोग होते हैं ना, जो कि क्या होता है, जैसे कि मान लो जैसे पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आ जाते हैं, जो कि लोग खुद मतलब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खाने तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है ना, तो उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए ना, उन्हें उन्हें हेल्प आउट करने के लिए ना, उनकी हेल्प करने के लिए, तो ये सब मेनली होता है, ठीक है। सो सोशल इम्पैक्ट है ना, में आ जाते हैं ये सब। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिडक्शन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, इनकम वगैरह को प्रमोट करने के लिए ना, जनरेशनल वाइज। एग्जाम्पल हो गया MNREGA, जिसने इम्प्रूव किया था रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड सॉरी जिसने प्रमोट किया था रूरल एम्प्लॉयमेंट को और इनकम सिक्योरिटी को, ठीक है। रोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इन सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो सोशल और इकोनॉमिकल वे है ना, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पब्लिक पॉलिसी का, क्या रोल है। सो इट एक्ट्स एज अ टूल फॉर द प्लान डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट की प्लानिंग पहले से हो चुकी है, ठीक है। यानी कि जो पब्लिक पॉलिसीज है ना, तो जिनके मतलब जो पॉलिसीज बनानी है, जो इम्प्लीमेंट करनी है ना, वो पहले से प्लान हो चुकी है ना, डेवलपमेंट के लिए प्लान हो चुकी है, तो उसकी तरह ये एक्ट करता है, ये क्या करता है, उसकी तरह ये एक्ट करता है, तो टूल की तरह होता है क्या पब्लिक पॉलिसी। हेल्प करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, पावर्स वगैरह, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, इक्वालिटी प्रमोट करता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है, रीजनल सोशल डिस्पैरिटीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को प्रमोट करता है, स्ट्रेंथन करता है। सो इट इज नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, इट इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर, यानी कि चेंजेस भी लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी लाता है। तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम नहीं होता, इसका सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, लॉज बनाना, मतलब इम्प्लीमेंट करना पब्लिक पॉलिसी, तो सिर्फ ये काम नहीं होता, इसका काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाता है, ग्रोथ प्रमोट करता है ना, सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है पावर्स का, रिसोर्सेज का, और ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना, और पब्लिक सर्विस ना डिलीवरी प्रमोट करता है, क्या करता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रमोट करता है बाय प्रमोटिंग द गुड गवर्नेंस। सो पहले यूनिट में हमने क्या क्या देखा, पहले यूनिट में देखा हमने कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो डेलिब्रेट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है जो कि पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ना, पब्लिक इश्यूज को सॉल्व करता है ना, और सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक ब्रिज होता है सोसाइटल आउटकम्स और गवर्नमेंटल इंटेंशन के बीच का, नहीं जो गवर्नमेंट की इंटेंशंस है और उनके जो सोसाइटल आउटकम्स है, क्या आएगा उससे, है ना, तो उसके बीच का ब्रिज होता है, कनेक्शन होता है, लिंक होता है इसका, है ना। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, लिंक होता है बिटवीन द गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, उनके वर्क का, और सोसाइटी में क्या आउटकम्स आ सकते हैं ना, क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं ना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है सोसाइटी में, है ना, गवर्नमेंट की हेल्प से, यानी कि उनके बनाए गए पॉलिसीज के द्वारा। यूनिट टू यूनिट 2 है ना, theoretical approaches to public policy. Introduction. It helps us understand how public policies are made, who influence them, and whose interest they serve. यानी कि पब्लिक पॉलिसीज बनती कैसे है, कौन इन्फ्लुएंस होता है इनसे, और किन के लिए बनाई जाती है ना, यानी कि पब्लिक सर्विस के लिए बनाया जाता है ना, so, उन पब्लिक के लिए बनाया जाता है, और इन्फ्लुएंस कौन होता है, पब्लिक ही होता है इससे, है ना, यानी कि सोसाइटी ही तो इन्फ्लुएंस होगी इससे, पब्लिक पॉलिसीज उन्हीं के लिए बनाया जाता है ना, सिटीजन्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। दे प्रोवाइड एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स टू स्टडी पॉलिसी मेकिंग, यानी कि वो जो पॉलिसी है ना, पब्लिक पॉलिसी होते हैं जो, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिसी मेकिंग को पढ़ने के लिए। पब्लिक पावर रिलेशंस का एक्सप्लेन करते हैं, डिसीजन मेकिंग को, प्रोसेस को, आउटकम्स का एक्सप्लेन करते हैं ना, इसमें कोई सिंगल थ्योरी नहीं होती इसमें, जो कि है ना स्पेसिफिक डायमेंशन को एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें सॉरी यानी कि इसका मतलब है कि सिर्फ सिंगल थ्योरी नहीं होती जो
जो पब्लिक पॉलिसी को एक्सप्लेन कर सके। इसमें मल्टीपल थ्योरी होती है। क्या होती है? सिंगल थ्योरी से तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही वास्ट है ना? क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना? कॉम्प्लेक्स है और वास्ट है। कौन? पब्लिक पॉलिसीज जो है वो बहुत वास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो सिंगल थ्योरी से तो एक्सप्लेन वो होगी नहीं, तो इसमें मल्टीपल थ्योरी की जरूरत होगी। तो क्या क्या थ्योरीज लाए गए थे? तो एलाइट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रेशनल चॉइस थ्योरी, इंक्रीमेंटल थ्योरी। तो पहला होता है एलाइट थ्योरी, है ना? तो एलाइट का मतलब क्या होता है? तो एलाइट का मतलब होता है जो सुपीरियर सोसाइटी में मान लो कि जैसे जो सोसाइटी होता है उसमें जो उसमें वीकर सेक्शन भी होता है उसमें, और उसमें ना कुछ सुपीरियर सेक्शंस भी होते हैं। तो जो सुपीरियर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, वो लोग होते हैं इलाइट। क्या होते हैं? इलाइट, जो कि सुपीरियर सेक्शन होता है सोसाइटी के, तो उन्हें इलाइट बोलते हैं। सो इलाइट थ्योरी में क्या देखा गया था? So elite theory argues that public policy is shaped and controlled by a small group of powerful elites rather than by the masses. यानी कि masses के द्वारा कंट्रोल करने के बजाय ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल एलाइट्स के द्वारा कंट्रोल होता है। कौन? पब्लिक पॉलिसी। और ये हेल्प करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक पॉलिसीज को, और उसे शेप प्रोवाइड करने में। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मिलिट्री लीडर्स होते हैं, बिजनेस ग्रुप्स होते हैं ना, और इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये सब के सब एलाइट्स में आ जाते हैं ना। सुपीरियर सेक्शन आ गए, सुपीरियर मिलिट्री सेक्शंस आ गए, बिजनेस वगैरह हो गया ना, बिजनेस जो मैन्स वगैरह हो गए, सब इसी में आ जाएंगे, एलाइट्स में आ जाएंगे ना। तो वो एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं, सुपीरियर सोसाइटी बनाते हैं। कौन? एलाइट्स। सो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस, यानी कि पॉलिसी डिसीजंस में जो साधारण सिटीजन्स होते हैं उनको बहुत लिमिटेड यानी बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना। मेन अजम्पशंस का होता है, मेन अजम्पशंस होता है कि सोसाइटी डिवाइड होता है इलाइट और नॉन इलाइट ग्रुप्स में। इलाइट पोजेस पावर, रिसोर्सेज, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। Public policy reflects elite interest and preference. Mass participation is minimal and indirect. यानी कि जो elites होते हैं उनके पास क्या होता है? पावर भी होता है, रिसोर्सेज भी होता है, और उनके पास अथॉरिटी होता है डिसीजन मेकिंग का, यानी कि उनके पास पावर होता है डिसीजन मेकिंग का, यानी कि वो डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास पावर भी है, रिसोर्सेज भी, सब कुछ है उनके पास। सो ये क्या करता है? इलाइट के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, उनके प्रेफरेंस क्या है ना, उन्हीं के बेसिस पे चलता है, और बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें मास पार्टिसिपेशन तो बहुत ही कम ही होता है, क्योंकि मास पार्टिसिपेशन तो ज्यादातर वही हो गया ना, लो सिटीजन्स हो जाएंगे तो वो तो कर नहीं सकते ऐसा पार्टिसिपेशन, तो उनका मिनिमल, इसलिए मिनिमल होता है मास पार्टिसिपेशन। और क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द इलाइट थ्योरी। सो इलाइट्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसी ऑप्शंस को। पॉलिसीज आर इम्पोज्ड फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप से इम्पोज्ड हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक्सप्लेन करता है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को, यूजफुल होता है पॉलिसी डोमिनेंस को समझने के लिए, पावरफुल ग्रुप्स को समझने के लिए ना, यानी पावरफुल ग्रुप्स की पॉलिसी डोमिनेंस को समझने के लिए। रेलेवेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल लीडरशिप्स आर स्ट्रॉन्ग। तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी रेलेवेंट होता है, जहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है, रिसोर्सेज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह। लिमिटेशन क्या होता है? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इग्नोर करता है ना, लोगों से के मतलब आते हैं, लोगों के हिसाब से वो लोग चलते ही नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन तो ज्यादा होते ही नहीं है, उसे तो इग्नोर कर रहे होते हैं ना, मिनिमाइज होता है बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से ये लिमिटेशन हो गया, डिसएडवांटेज हो गया इसका, है ना? कौन से? इलाइट ग्रुप्स का। अंडर एस्टिमेट करता है रोल ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स को, पब्लिक ओपिनियन एंड द सोशल मूवमेंट्स, है ना? ओवरलुक्स पॉलिसी चेंजेस ड्राइवन बाय मास प्रोटेस्ट और इलेक्शंस, यानी कि ओवरलुक करता है पॉलिसी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, प्रोटेस्ट के द्वारा, इलेक्शंस के द्वारा, है ना? तो उसकी वजह से पॉलिसी में जो चेंजेस आते हैं उसे ओवरलुक करते हैं। ग्रुप थ्योरी क्या होता है? ग्रुप थ्योरी होता है जो कि पब्लिक पॉलिसी को एज अ आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन, है ना, कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉम्प्रोमाइज अमंग द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, यानी कि ये पब्लिक पॉलिसी को एक आउटकम की तरह देखता है ना, आउटकम और कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखता है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज किसमें होता है, किसके बीच में होता है? इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में होता है। तो ये हो गया ग्रुप थ्योरी।
इंटरेस्ट ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं? ट्रेड यूनियंस हो गए, बिजनेस एसोसिएशंस हो गए, फार्मर्स का ग्रुप हो गया, एनजीओज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गया। तो इसमें जो गवर्नमेंट होता है वो न्यूट्रल मेडिएटर की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? न्यूट्रल मेडिएटर की तरह एक्ट करता है। तो वो न्यूट्रल होता है ना। आइडियाज क्या थे इसके? सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल कॉम्पिटिटिंग ग्रुप्स, है ना। Public policy emerges from bargaining among these groups. No single group permanently dominates policy making. यानी जो सिंगल ग्रुप होता है वो परमानेंटली डोमिनेट नहीं करता किसी पॉलिसी मेकिंग में। मतलब वो प्रॉब्लम नहीं पे मतलब डालते हैं, है ना। मतलब वो इंटरफेयर नहीं करते हैं ना पॉलिसी मेकिंग में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी ग्रुप है वो पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो परमानेंटली नहीं कर सकता, टेम्पररी कर सकता है भले, लेकिन परमानेंटली नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता वो पॉलिसी मेकिंग को, है ना। कोई सा भी ग्रुप नहीं कर सकता, चाहे वो इलाइट हो, चाहे वो, है ना, चाहे वो ग्रुप वाला ही हो, है ना, कोई सा भी हो, तो वो नहीं कर सकता। क्या कर, है ना, चाहे कोई सा भी थ्योरी हो, है ना, कोई सा भी थ्योरी वो नहीं कर सकता। इलाइट थ्योरी, है ना, ग्रुप थ्योरी, कोई सा भी हो, है ना, वो नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता किसमें? पॉलिसी मेकिंग में। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? ग्रुप्स आर्टिकुलेट डिमांड्स। जो ग्रुप्स होता है वो डिमांड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, फिर वो इंटरेस्ट क्लैश को कॉम्पिटेट करते हैं, फिर गवर्नमेंट बैलेंस करती है प्रेशर्स को, है ना, जो सोसाइटी प्रेशर्स वगैरह हो गए ना उसे बैलेंस करती है। फिर ये रिफ्लेक्ट करता है एज अ टेम्पररी इक्विलिब्रियम, यानी कि टेम्पररी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है जो पॉलिसी होता है ना। सिग्निफिकेंस क्या होता है? हाईलाइट करता है प्रेशर ग्रुप्स के रोल को, सिविल सोसाइटी के रोल को, एक्सप्लेन करता है प्लूरलिस्टिक नेचर ऑफ द पॉलिसी मेकिंग, यानी कि इसका नेचर क्या होता है? प्लूरलिस्टिक होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि एलाइट्स ग्रुप हो गया, है ना, और जो अभी हमने पढ़ा था जैसे कि ग्रुप हो गया, है ना, यानी कि जितने भी थ्योरीज होते हैं ना, सो एलाइट्स पीपल, है ना, और ग्रुप वगैरह के लिए रेलिवेंट होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम्स लाइक इंडिया में ना, जो कि जैसे कि डेवलप कंट्रीज हो गया ना, तो उनके लिए रेलिवेंट होता है ना, और मेनली डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले कंट्रीज, और डेमोक्रेसी तो मेनली किसमें होता है? इंडिया में देखा जाता है। लिमिटेशंस क्या होता है ना, assumes equal powers amongst groups which is often unrealistic, यानी कि इसमें ना अज्यूम करा जाता है कि इक्वल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो ग्रुप्स के बीच में, क्या हो, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना, मतलब इक्वल पावर को बांटा जाए, है ना, शेयर इक्वल पावर्स का हो, इक्वल रिसोर्सेज का हो, पर वो होता नहीं है ना, वो होता ही नहीं है, तो वो रियलिस्टिक हो गया ये बात। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं, लिमिटेशन हो बोलो या फिर डिसएडवांटेज बोलो किसका किसका पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का। और क्या करता है ये? एलाइट्स के डोमिनेंस को भी इग्नोर करता है ना, ब्यूरोक्रेसी के इग्नोर को भी, मतलब डोमिनेंस को इग्नोर करता है। जो पॉलिसी मेकिंग में क्या होता है, प्रोसेस जो होता है वो एलाइट्स के डोमिनेंस को, है ना, ब्यूरोक्रेसी के डोमिनेंस को इग्नोर करता है, और आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट थ्योरी है इंक्रीमेंटल थ्योरी। तो इंक्रीमेंटल थ्योरी क्या होता है? So it argues that public policy is made through small gradual changes rather than radical decisions. यानी कि कोई से भी जो डिसीजंस होता है वो ऐसे ही नहीं ले लिए जाते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के, है ना, ग्रेजुअली चेंजेस के साथ, है ना, स्मॉल चेंजेस के साथ सोच समझ के लिया जाता है ना, तो इसे, है ना, ग्रेजुअली चेंजेस करके बनाया जाता है, स्मॉल स्मॉल, है ना, चेंजेस करके बनाया जाता है, बहुत चीज़ों का ध्यान रख के बनाया जाता है। सो इसमें इंक्रीमेंटल थ्योरी में ये आ जाता है ना। सो सिर्फ इसका काम ये नहीं होता कि रेडिकल डिसीजंस ले लो, कैसे भी डिसीजंस ले लो, इसका काम होता है हाँ, कैसे बनाना पॉलिसीज को, स्मॉल एंड ग्रेजुअली चेंजेस करके बनाना। इट वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स लिंडब्लॉम, है ना, चार्ल्स लिंडब्लॉम के द्वारा बनाया गया था। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को एडजस्ट करने में। फीचर्स क्या है इंक्रीमेंटल थ्योरी के? फीचर्स है पॉलिसी इवॉल्व स्टेप बाय स्टेप होता है, मेजर रिस्क को अवॉइड करता है, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है, डिसीजंस बेस्ड होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है। फोकस होता है फिजिबल एंड प्रैक्टिकल ऑप्शंस पे, यानी कि जो लॉजिकल ऑप्शंस होते हैं, प्रैक्टिकल ऑप्शंस होते हैं ना, जो कि पॉसिबल हो सके, है ना, जो ऐसा नहीं कि अनपॉसिबल ऑप्शंस पे ये फोकस करता है।
ये फोकस करते हैं पॉसिबल ऑप्शंस पे, यानी कि जो हो सके, है ना, जो रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल बेस होते हैं ना, उस पर फोकस करते हैं इंक्रीमेंटल थ्योरी में। अब इंक्रीमेंटलिज्म क्यों प्रेफर्ड करा जाता है, क्यों जरूरी होता है? अब इसलिए प्रेफर्ड करा जाता है, इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है, पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी होती है, यानी कि क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया था ना, फोकस करता है फिजिबल एंड प्रैक्टिकल ऑप्शंस में, यानी कि ये प्रैक्टिकल ऑप्शंस लेते हैं ना, क्या लेते हैं? प्रैक्टिकल ऑप्शंस लेते हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रैक्टिकल ऑप्शंस पे ही वर्कआउट करता है, लॉजिकल ऑप्शंस पे, प्रैक्टिकल ऑप्शंस पे, है ना, जो पॉसिबल हो, जो हो सके, जो रियलिस्टिक हो, है ना, और इनका कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, है ना, डिजायर होते हैं, यानी कि इनका मेन एम होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है, अवॉइड करना है। तो ये क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं पब्लिक पॉलिसीज में, रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं, बजट समझाने में, पॉलिसीज को समझाने में, है ना, यानी कि वेलफेयर पॉलिसीज को समझाने में हेल्पफुल होता है। लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज, चैलेंजेस बोल लो, क्या होता है? डिस्करेज इनोवेशन एंड बोल्ड रिफॉर्म्स, यानी कि बोल्ड रिफॉर्म्स यानी चेंजेस हो गया, फिर इनोवेशन आइडियाज वगैरह को उसे डिस्करेज करता है, यानी कि उसे प्रमोट नहीं करता, तो ना गलत हो गया ये। इनएडिक्वेट फॉर द क्राइसिस सिचुएशंस, यानी कि क्राइसिस सिचुएशंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए ना, जैसे कि मान लो कि पॉवर्टी हो गया, है ना, स्टारवेशन हो गया, तो उसके लिए इनएडिक्वेट होता है, यानी कि उसके लिए ये लोग काम नहीं करते हैं। मेंटेन्स स्टेटस इनइक्वालिटीज, है ना। रेशनल चॉइस थ्योरी, रेशनल चॉइस थ्योरी क्या होता है? अब रेशनल चॉइस थ्योरी में हमें वो पॉलिसी मेकिंग, है ना, कि क्या होता है, मतलब वो वर्क किस पे करते हैं? सो वो वर्क करते हैं लॉजिकल प्रोसेसिंग में, है ना, कि लॉजिकली वो सोचते हैं चीजों को, क्या करते हैं? लॉजिकली सोचते हैं। तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो लॉजिकली सोचते हैं, है ना। सो policy making as a logical process of choosing the best possible option to maximize benefits and minimize cost, ये कॉस्ट को कम करने के लिए और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, ना, उसको लेने में बेनिफिट्स को क्या करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स को लेने के लिए एंड कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ना, एज अ बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है लॉजिकल प्रोसेसिंग को। तो ये होता है रेशनल चॉइस थ्योरी। एज्यूम्स पॉलिसी मेकर्स आर रैशनल एक्टर्स, यानी कि इसमें पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, है ना, जो पब्लिक पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हें रेशनल एक्टर्स माना जाता है ना, उसकी तरह अज्यूम करा जाता है, और डिसीजंस बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि जितना कॉस्ट की बेनिफिट होगी उसी के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है। अब असम्पशंस क्या होते हैं इसमें? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट, यानी कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एग्जिस्ट होता है। ऑल अल्टरनेटिव्स, है ना, नोन होते हैं। consequences of the each option can be वो predicted होता है ना। most efficient option is selected, ये जो सबसे ज्यादा most efficient option होता है उसे ही लिए जाता है। सारे ऑप्शंस का नुकसान देके, कॉन्सिक्वेंसेस देके, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना, वही सिलेक्ट किया जाता है, जो एफिशिएंट ऑप्शन होता है, ठीक है। और इसमें होते कई कई अल्टरनेटिव्स है। और ये प्रोसेस चलता कैसे? पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, उसके लिए गोल सेट कर लिए जाते हैं, फिर अल्टरनेटिव्स जनरेट किए जाते हैं, क्योंकि कैसे, मतलब क्या क्या मतलब सोच लेते हैं कि कैसे कैसे करना है ना, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकता है, किस किस मेथड वे से कर सकते हैं। फिर कॉस्ट और बेनिफिट्स को इवेल्युएट करा जाता है, इवेल्युएशन होती है कॉस्ट की, ना, कहाँ बेनिफिट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, नहीं होगा तो फिर नहीं करेंगे इसे इवेल्युएट, और होगा तभी करेंगे। फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चुना जाता है ना, जो मोस्ट इफेक्टिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसे चुना जाता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस, यानी एफिशिएंसी को प्रमोट करता है और सिस्टमैटिक एनालिसिस को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल पॉलिसीज में यूजफुल होता है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को एनकरेज करते हैं कि एविडेंस के बेस पे ही डिसीजन मेकिंग होता है। लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज या फिर चैलेंजेस क्या होते हैं? अनरियलिस्टिक कंसेप्शंस होते हैं, यानी कि जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल है, उन्हें अजम्पशंस को ले लिए जाते हैं ना, उन अजम्पशंस को क्या होते हैं? ले लिए जाते हैं, तो अनरियलिस्टिक होता है। इंफॉर्मेशन इज ऑफन इनकम्प्लीट, है कि
जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पूरी दी नहीं जाती है ना। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो रैशनल नहीं होता, लॉजिकल बेसिस पे नहीं होता, लॉजिकली वो लोग नहीं सोचते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है ना, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स को सोचा ही नहीं जाता, पॉलिटिकल भी फैक्टर्स को भी इग्नोर करा जा रहा होता है। रेलेवेंस ऑफ दीज थ्योरीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडिया में ये थ्योरीज क्यों लाया गया था ना, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। सो ये क्या करता है, जो इलाइट थ्योरी होती है वो एक्सप्लेन करता है सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को और ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस को। जो ग्रुप थ्योरी होता है वो क्या करता है, प्रेशर ग्रुप्स का रोल रिफ्लेक्ट करता है और सोशल मूवमेंट्स का रोल रिफ्लेक्ट करता है। और इंक्रीमेंटल थ्योरी क्या था, इंक्रीमेंटल थ्योरी जो कि इंक्रीमेंटलिज्म प्रमोट करता है, उसे पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था। क्या गया था, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया था। रैशनल चॉइस इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड वेलफेयर टारगेटिंग, यानी कि रैशनल चॉइस को अप्लाई करा गया था इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए और वेलफेयर को टारगेट करने के लिए। सो इंडियन पब्लिक पॉलिसी होती है वो क्या कहता है, रिफ्लेक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज अप्रोचेज रेदर देन अ सिंगल मॉडल। तो ये सिर्फ एक सिंगल मॉडल से, सिंगल अप्रोच से नहीं चलता, सिंगल थ्योरी से नहीं चलता, इस पर मल्टीपल थ्योरी की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या थ्योरी लाई गई थी, एलाइट थ्योरी लाई गई थी और एक ग्रुप थ्योरी लाई गई थी और इंक्रीमेंटल थ्योरी और एक रैशनल था, है ना, रैशनल चॉइस थ्योरी। सो ये सब मिलके काम करते हैं। सो इसमें हमने देखा एलाइट थ्योरी क्या होती है, ग्रुप थ्योरी होती है, इंक्रीमेंटल थ्योरी क्या होती है, रैशनल थ्योरी क्या होती है। सो ये क्यों होता है जरूरी समझना, इसलिए समझना जरूरी होता है कि कैसे जो पॉलिसीज होते हैं कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं ना। नेक्स्ट यूनिट है प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी से पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर तुम्हें नोट्स अच्छे लगेंगे और तुम्हें चाहिए होंगे तो तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक पेन है ना, लिंक पेन है, तो तुम वहां से जाके बाय कर सकते हो। और तुम्हें बाय नहीं करना है तो तुम सिर्फ वीडियो देख के भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और या फिर तुम 5-6 बार इसे अच्छे से पढ़ लोगे, है ना, लर्न कर लोगे तो तुम्हें सब कुछ लर्न हो जाएगा और एग्जाम में तुम अच्छे से लिख पाओगे। पूरा ऐसे जैसे लिखा है ना सेम ऐसे ही एक्सप्लेन करना, क्योंकि इसमें पूरी अच्छी डेफिनेशंस है ना, पॉइंट्स है, सारे टॉपिक्स को ना सब टॉपिक्स के वाइज एक्सप्लेन किया गया, तो तुम सब कुछ एक्सप्लेन भी करना एंड लास्ट में तुम शॉर्ट सा फ्लोचार्ट टाइप का भी हर आंसर में बना देना, ठीक है। चाहे तुम आंसर कितना भी लिख लो 3-4 पन्ने का, लेकिन तुम अपने आंसर्स को अच्छा बनाने की कोशिश करना है, जितना तुम अच्छा लिख सको, है ना, जितना तुम पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सको, है ना, तो वो अच्छे से तुम करना, ठीक है। क्या करोगे, अच्छे से पॉइंट्स को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। यूनिट 3 का देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, है ना, प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी का। सो पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ सिंगल डिसीजन बट अ कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ये एक सिर्फ सिंगल डिसीजन नहीं होता, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है ना, सिस्टमैटिक वे में जो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व करता है ना, यानी कि प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर उसके आउटकम्स निकालने तक, उसे एवेल्युएट करने तक, ठीक है। तो उसका सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से काम नहीं होता है ना, बल्कि सॉल्यूशंस निकालना हो ना, इवैल्यूएशन करना आउटकम्स का, तो ये भी काम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके क्या होता है, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं किसके, पब्लिक पॉलिसी के। each stage influence the success और failure of the policy। तो जो है ना, जैसे जैसे स्टेजेस चलते रहते हैं उससे इन्फ्लुएंस होता है ना, यानी कि सक्सेस भी हो सकते हैं और फेलियर भी हो सकता है पॉलिसी का। यानी कि जो पॉलिसी है ना वो मतलब अच्छी खासी चलेगी तो सक्सेस होगा, यानी नहीं चलेगी तो फेलियर हो जाएगा। The process reflects interaction between the political leadership, bureaucracy, experts and citizens। तो ये किसके बीच का इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप किसके बीच का होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच का, एक्सपर्ट, ब्यूरोक्रेसी एंड सिटीजन्स के बीच का होता है। सो इसे प्रोसेस को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेन करता है कि कैसे पॉलिसीज मतलब सक्सीड होती है और कैसे समटाइम्स फेल हो जाती है, मतलब कभी कभी फेल भी हो जाती है पॉलिसी और कभी कभी क्या होती है, सक्सीड हो जाती है ना, अपने गोल को पूरा करने में, है ना, अचीव करने में सक्सेस पा लेती है। तो जो ये पॉलिसीज होती है, कौन सी पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज। अब सेकंड है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्या होता है, इट रेफर्स टू द स्टेज वेयर प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड एंड सॉल्यूशंस आर डिजाइंड। यानी कि पहले तो उसका प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करा जाता है, फिर सॉल्यूशंस निकालने का, है ना, सॉल्यूशंस को रिजॉल्व करने, है ना, फाइंड आउट करने का। सो है ना, फाइंड आउट करने का पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जाता है, तो इसे बोलते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशंस को डिजाइन करना, सॉल्यूशन को, है ना, निकालना, तो ये हो गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
ये इन्वॉल्व करता है सेटिंग गोल्स, है ना, गोल सेट करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज कुछ बना लेते हैं ना, गोल्स वगैरह बना लेते हैं जिसे पूरा करना होता है, तो ये उनका एम होता है। फिर डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। स्टेजेस क्या होते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम्स कैसे, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज हो गए ना, और ये ना पब्लिक डिमांड की वजह से भी अराइज हो सकता है जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और या फिर क्राइसिस की वजह से, है ना, जैसे कि स्टारवेशन क्राइसिस हो गया, हेल्थ क्राइसिस हो गया, या फिर एक्सपर्ट रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट्स की वजह से। अब इसमें एजेंडा सेटिंग क्या होता है ना, तो सिर्फ जो सेलेक्टेड इश्यूज होता है वही गवर्नमेंट के एजेंडा में आते हैं ना, जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप से। पॉलिसी डिजाइन क्या होता है? तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि डिजाइन करा जाता है ना, जो कि डिस्कस करा जाता है, जैसे कि इसमें आते हैं एक्सपर्ट्स कमिटीज, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें एक काम होता है डिसीजन मेकिंग का, किसमें? एजेंडा सेटिंग में। सो गवर्नमेंट क्या करता है? चूज करता है पॉलिसी ऑप्शन, और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करता है? डिसीजिव रोल लेता है, यानी डिसीजन मेकिंग में रोल लेता है ना। रोल ऑफ आइडियोलॉजी एंड पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शेप्स पॉलिसी गोल्स एंड प्रायोरिटीज, यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है वो शेप करता है पॉलिसी के गोल्स को, है ना, क्या एम्स है, क्या मतलब उसे क्या अचीव करना है ना, उसकी क्या प्रायोरिटीज है। पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस एजेंडा सेटिंग एंड लेगिटिमेसी, है ना, एजेंडा सेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है और लेगिटिमेसी को इन्फ्लुएंस करता है कौन? पब्लिक ओपिनियन। इलेक्शन प्रोमिसेस ऑफन गाइड फॉर्मुलेशन, यानी कि गाइड फॉर्मुलेशन को जो इलेक्शन होता है वो प्रॉमिस करता है गाइड फॉर्मुलेशन का। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है ना, सो ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे जो पॉलिसीज होती है वो क्या होती है, मतलब यानी कि फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज को एक्शंस में लिया जाता है ना, क्या लिया जाता है? एक्शन में लिया जाता है फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज को। ये एग्जीक्यूट होता है ब्यूरोक्रेसी से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। ट्रांसलेट पॉलिसी गोल्स इनटू एक्चुअल प्रोग्राम्स एंड सर्विस, यानी कि ये पॉलिसी गोल्स को, है ना, पॉलिसी जो गोल्स होते हैं जो अचीव करना होता है उसे एक्चुअल प्रोग्राम्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। इसमें कुछ की एलिमेंट्स देख लेते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, रिसोर्स का अवेलेबल होना, है ना, फाइनेंस हो गया, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लियर रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स हो गया। कॉपरेशन किसके बीच में होता है? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच का कॉपरेशन होता है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी देखा जाता है ना पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, है ना, जैसे कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी हो गया ना, जब तक कैपेसिटी होगी उतने तो काम करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का लैक देखा जाता है ना, कमी होती है इसकी। करप्शन देखा जाता है, रैट टेप हो गया। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज, यानी कि वो जिनका कोऑर्डिनेशन होता है वो सही से नहीं होता है ना, सो यानी कि जो एजेंसी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है ना, पुअर होता है। इनएडिक्वेट रिसोर्स, यानी कि रिसोर्सेज अच्छे मतलब इनएडिक्वेट होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज होते हैं बहुत कम होती है, बहुत लिमिटेड होती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस किया जाता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। रेसिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट ग्रुप्स, यानी कि कुछ टारगेट ग्रुप्स के द्वारा कुछ रेसिस्टेंस आने वाले हैं, कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ रहा होता है। सो यानी कि जो गैप होता है पॉलिसी इंटेंशन एंड एक्चुअल आउटकम के बीच का, है ना, क्या होता है? जो गैप होता है बिटवीन पॉलिसी इंटेंशन एंड एक्चुअल आउटकम के बीच का, है ना, तो वो क्या हो जाता है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। अब पॉलिसी इवैल्यूएशन क्या होता है? सो पॉलिसी इवैल्यूएशन इज द असेसमेंट ऑफ द पॉलिसी परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स, यानी कि उसका इवैल्यूएशन करा जाता है कि क्या रिजल्ट आया, क्या परफॉर्मेंस रही है पॉलिसी की, क्या आउटकम्स रहे हैं, तो उसी का रिजल्ट जो होता है वो पॉलिसी इवैल्यूएशन होता है। तो ये एग्जामिन करते हैं कि पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, मॉडिफाई करने में, टर्मिनेट करने में पॉलिसीज को, यानी कि बेहतर बनाने में, बेटर बनाने में पॉलिसीज को, है ना, पब्लिक पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, एंड कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो करने के लिए, है ना, पॉलिसीज को। या फिर अगर अगर मतलब जो अचीव करना था ना वो अचीव कर लिया, गोल्स अचीव कर लिए हैं, तो फिर उसे टर्मिनेट करने के लिए। अब टाइप्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन क्या होता है? ऑनगोइंग इवैल्यूएशन होता है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन मतलब यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के ड्यूरिंग, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, है ना, क्या होता है? ऑनगोइंग इवैल्यूएशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? यानी कि पॉलिसी कंप्लीटेशन के बाद में, है ना, पॉलिसी जब कंप्लीट हो जाती है ना उसके बाद में। इसका क्राइटेरिया क्या रहता है?
तो इसका क्राइटेरिया रहता है इवैल्यूएशन का इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इक्विटी है ना, इक्विटी यानी कि फेयरनेस होता है ना, एफिशिएंट होता है तो एफिशिएंसी होता है, इसमें इफेक्टिवनेस होता है, टारगेट ग्रुप्स पे इम्पैक्ट डालता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एश्योर करता है ना, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक प्रोवाइड करता है फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, है ना, कि मतलब फ्यूचर में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट वगैरह करने का फीडबैक प्रोवाइड करता है, पॉलिसी के इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है ना, पब्लिक रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचाता है ना, प्रिवेंट करता, रोकता है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ पॉलिसी स्टेजेस क्या होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी कि ये आपस में क्या होता है, लिंक होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। वीक फॉर्मुलेशन लीड्स टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन, अगर जो ये मतलब वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं वो सही से नहीं होगा, है ना, वीक फॉर्मुलेशन होगा तो इससे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगी, है ना, और इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगी तो इन सब में क्या आएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगा, किस में आ जाएगा, है ना, ग्रोथ में डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, किसके, पॉलिसीज में, है ना, इम्प्लीमेंट करने में, पब्लिक पॉलिसीज में। लैक ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन द पॉलिसी फेलियर, यानी कि अगर इवैल्यूएशन ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, उससे होगा जो पॉलिसी वो फेल हो जाएगी, है ना, पॉलिसी फेलियर देखा जाएगा फिर उससे। तो इसलिए जरूरी है कि इवैल्यूएशन सही से, है ना, इवैल्यूएशन सही से हो। सो इफेक्टिव पॉलिसी के लिए क्या चाहिए होता है, इफेक्टिव पॉलिसी के लिए कंटिन्यूअस फीडबैक चाहिए होता है, कंटिन्यूअस फीडबैक चाहिए होता है और रिविजन चाहिए होता है ना, रिवाइज्ड चाहिए होता है, रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होता है इफेक्टिव पॉलिसी के लिए और कंटिन्यूअस फीडबैक चाहिए होता है। अब यूनिट थर्ड में हमने क्या देखा, तो इसमें हमने देखा कि जो पब्लिक पॉलिसी होता है वो साइक्लिकल होता है एंड डायनामिक प्रोसेस होता है, क्या होता है, साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस होता है, क्या होता है, साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है ना, एंड डायनामिक होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है, एंड साइक्लिक प्रोसेस होता है जो कि चलते रहते हैं ना। पहले क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, स्ट्रेटजीज को डिफाइन करता है, एंड देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है डिसीजंस को एक्शंस में ना, जो डिसीजंस लिए तो उस एक्शन में कन्वर्ट करता है। फिर इवैल्यूएशन होता है ना, तो वो मेजर करता है सक्सेस और फेलियर्स को। पॉलिसी इवैल्यूएशन में क्या होता है, किस चीज का इवैल्यूएशन हो रहा होता है, सक्सेस में एंड फेलियर्स, है ना। सो इफेक्टिव जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन में, है ना, बिटवीन स्टेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में, है ना, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना और जो ऑल स्टेजेस वो उनका काम सही से हो, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हो, है ना, तो इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी देखी जाती है ना, तो डिपेंड करती है इसी पे। सो यूनिट 4 पढ़ाने से पहले तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें नोट्स ये पसंद आएंगे ना तो तुम इसे बाय भी कर सकते हो, और तुम वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को ना तुम लाइक वगैरह भी कर देना, ठीक है, लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना, अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह होगा तो, है ना, तो तुम पूछ सकते हो। तो चलो देख लेते हैं हमारा यूनिट 4, है ना, ये शायद से लास्ट ही है, तो ये लास्ट है, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी का केस स्टडीज देख लेते हैं, क्या है इसका, केस स्टडीज। तो पहला पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, क्या, एजुकेशन पॉलिसी। अब एजुकेशन पॉलिसी क्यों लाया गया था, अब नाम से पता चला कि एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन के लिए लाया गया था, है ना, एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में लाया गया था, है ना, यानी कि एनईपी लाया गया था 2020 में, यानी कि जब कोरोना वायरस आया था उसके टाइम में ही आया था, उसके टाइम की में ही आया था ये, है ना, उसी समय से इम्प्लीमेंट हो गया था ना, आया था ये, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी बोलते हैं इसे, है ना, एनईपी 2020। सो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस द 1986 एजुकेशन पॉलिसी, इसने 1986 एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया था, किसने, एनईपी 2020 ने, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिप्लेस कर दिया था 1986 एजुकेशन पॉलिसी को। आफ्टर मोर देन थ्री डिकेड्स, यानी कि 3 डिकेड्स के बाद में, है ना, 3 डिकेड्स के बाद में, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एजुकेशन सिस्टम टू मीट 21st सेंचुरी नीड्स, यानी कि इसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया था ताकि वो 21st सेंचुरी के, है ना, नीड्स के अकॉर्डिंग हो जाए, है ना, 21st सेंचुरी नीड्स के अकॉर्डिंग हो जाए, इसलिए क्या कर दिया था, एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया था, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया था, है ना। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनईपी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है 2020।
तो यूनिवर्सल एक्सेस टू द इक्वालिटी एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन मिला, मतलब प्रोवाइड होता है। क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है ना, स्टूडेंट्स को क्या दिया जाता है? क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है ना, और इसका एक यूनिवर्सल एक्सेस मिल जाता है प्रोवाइड करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है लर्नर्स को। रिडक्शन इन ड्रॉप आउट रेट्स, यानी कि ड्रॉप आउट रेट्स में रिडक्शन करता है। प्रमोशन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग है ना, एंड क्रिएटिविटी, यानी कि माइंड्स इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करता है ना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि चीजों को है ना क्रिटिकल वे में सोचना, यानी कि क्रिएटिविटी शो करना है ना, और क्रिएटिविटी शो करना यानी कि क्रिएटिव वे में सोचना, चीजों को आइडियाज क्रिएट करना है ना, ओपिनियंस क्रिएट करना, व्यूज क्रिएट करना है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी को क्या प्रमोशन यानी कि प्रमोट करना। तो ये इसमें एनईपी में आया था, ये है ना एनईपी 2020 में। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव था या एम्स बोलो, गोल्स है ना। इंटीग्रेशन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन की चीजें आई थी ना, इंटीग्रेट करा गया था। क्या करा गया था? इंटीग्रेट करा गया था। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है? कुछ सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए थे ना सिलेबस में, और कई चीजें चेंजेस करी गई थी ना। तो की फीचर्स हो गया जैसे कि न्यू 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग 10+2 है ना। सो पहले होता था 10+2 होता है, लेकिन अब कैसा कर दिया है? 5+3+3+4 है ना, स्कूल का स्ट्रक्चर कर दिया है। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि क्या प्रमोट करने के लिए? फाउंडेशनल लिटरेसी प्रमोट करने के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन हायर एजुकेशन, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाने के लिए एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सब्जेक्ट चॉइसेस, यानी कि सब बहुत सारे सब्जेक्ट चॉइसेस मिल सके, है ना, जो प्रेफरेंस मिल सके लोगों को उनके अकॉर्डिंगली, है ना। सो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई थी, है ना। इंडियन लैंग्वेजेस का प्रमोशन, यानी कि जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ना इंडियन में, कोई स्टेट लैंग्वेजेस हो गए, कोई सभी है ना, जैसे कि मान लो तुम असम का लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना, बंगाली सीखना चाहते हो, कोई सा लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो उर्दू वगैरह, तुम वो सब भी इसमें पढ़ सकते हो ना, एनईपी वगैरह में, एनईपी में पढ़ सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी का यूज करना है एजुकेशन में। तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें एडिशनल लाए गए थे, है ना, बहुत सारे ही सब्जेक्ट लाए गए थे, है ना, जो हम पढ़ते भी है, काफी सारे सब्जेक्ट्स। और पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या था ना, तो पॉलिसी है ना, सॉरी पॉलिसी इम्पैक्ट है। तो पॉलिसी इम्पैक्ट में क्या आता है? इंकरेज करता है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन को, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल यानी कि फेयर एजुकेशन को, है ना, इंकरेज करता है। इम्प्रूव करता है लर्निंग के आउटकम्स को, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेथन करता है ना। फेसेस चैलेंजेस लाइक डिजिटल डिवाइड, टीचर ट्रेनिंग एंड स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करे गए थे ना, स्टेट लेवल के इम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम्स फेस करे गए थे ना, कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा स्टेट लेवल पे, है ना। और मतलब डिजिटली कैसे डिवाइड होगा, या फिर टीचर को कैसे ट्रेन करा जाएगा ना, तो टीचर ट्रेनिंग वगैरह हो गया। नेक्स्ट है हेल्थ पॉलिसी लाया गया था, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये पॉलिसी लाया गया था हेल्थ को, यानी हेल्थ कंसर्न्स के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? हेल्थ कंसर्न्स के लिए लाया गया था। सो इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ठीक है। द नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च इन द 2013, है ना, 2013 में आया था, बाय मर्जिंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि NUHM, यानी कि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को मर्ज करके लाया गया था ये फाइनल NHM, है ना, यानी कि रूरल एरियाज के लिए भी एंड अर्बन एरियाज का भी, तो दोनों को मर्ज करके लाया गया था फाइनल NHM, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, है ना, 2013 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? सो ऑब्जेक्टिव्स है ना, क्या थे ऑब्जेक्टिव्स? द इम्प्रूव करता है एक्सेस अफोर्डेबल हेल्थ केयर का, यानी कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, इंस्टीट्यूशन है, वो अफोर्डेबल प्राइसेस में हो जाए, तो उसका एक्सेस इम्प्रूव करने के लिए। मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी को, है ना, रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जैसे कि जो इन्फेंट फोर्टिसाइड होता था ना, जैसे कि भ्रूण हत्या होता था ना, मैटरनल होता था, यानी कि जैसे कि मतलब बहुत, जैसे बच्चे को बचा लिया लेकिन मदर मर गई, है ना, या फिर मदर को बचा लिया तो, या फिर बच्चा मर गया, है ना, या फिर बहुत सारे, यानी बहुत सारे इलीगल प्रैक्टिसेस वगैरह भी है ना, तो वो सारे जो करे जाते थे ना, उन सबको भी रिड्यूस करने के लिए, उन सबको रिड्यूस करने के लिए ना, जैसे कि, और है ना, और मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, यानी कि जो डेथ रेट था ना उसे कम करने के लिए, जैसे कि मैटरनल और इन्फेंट का, है ना,
यानी कि बच्चे और माँ का मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, डेथ रेट को कम करने के लिए, है ना, लाया गया था। कौन सा? ये हेल्थ का क्या? हेल्थ का पॉलिसी। और क्या ये क्या करता है? स्ट्रेथन करता है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रमोट करता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, है ना, हेल्थ केयर प्रमोट करता है, प्रिवेंटिव, है ना, जो मतलब हेल्थ केयर सिस्टम्स नहीं मिलते ढंग से, तो वो इसे प्रमोट करता है, ठीक है, जो ये हेल्थ पॉलिसी है ना, NHM, मतलब यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। सो मेजर कंपोनेंट्स क्या थे इसके? स्ट्रेथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को स्ट्रेथन करना, फोकस करना मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, यानी कि बच्चे और माँ की हेल्थ को पे फोकस करते थे, यानी उन्हें बचाने के लिए उनकी, है ना, ताकि उनका मोर्टेलिटी रेट वगैरह कम हो जाए, क्या हो जाए, मोर्टेलिटी रेट कम हो जाए ना, नैटिलिटी रेट्स पे ध्यान देना, है ना, यानी कि बर्थ रेट्स पे ध्यान देना, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और माँ को बचा, है ना, उनकी हेल्थ को बचा लेना, है ना, ताकि किसी का भी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज ना हो, ना डेथ रेट ना हो, है ना, इंक्रीज ना हो। डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, यानी कि डिसीज को कंट्रोल करने के बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए थे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू ASHA वर्कर्स, यानी कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन लाया गया था ना इन वर्कर्स के थ्रू, है ना, ASHA। पॉलिटी इम्पैक्ट क्या थे इस पे? तो इसके पॉलिसी इम्पैक्ट थे, जो इसने क्या कहता है, इम्प्रूव किया था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंक्रीज कर दिया था ना, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हो रहा था बीमारियों से बचाने के लिए, हाँ, यानी कि वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। स्ट्रेथन करता है रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज में ना, गांव के इलाकों में, है ना, हेल्थ केयर सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेथन करा गया था। चैलेंजेस जैसे कि स्टाफ शॉर्टेज हो गया, रीजनल इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कि रूरल एरियाज में ना स्टाफ वगैरह बहुत कम होते हैं, तो ये सारे भी चैलेंजेस देखे गए थे, तो इन सबको कम करने के लिए भी कुछ मतलब देखा जा रहा था, है ना, तो ये कुछ पॉलिसी इम्पैक्ट थे, कुछ कि क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़े थे ना, कुछ इनइक्वालिटीज वगैरह देखी जा रही थी, है ना, रीजनल इनइक्वालिटीज वगैरह। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नेक्स्ट क्या था? यानी कि नाम से पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लाया गया था ना, नौकरी, है ना, नौकरी जॉब, है ना, रोजगार को प्रमोट करने के लिए ना, तो इसमें में कौन सा एक्ट लाया गया था? इसमें लाया गया था MGNREGA, है ना, MGNREGA एक्ट लाया गया था, जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। It was enacted in 2005 as the rights-based employment policy, यानी कि इसे लाया MGNREGA को लाया गया था इनेक्ट करने के लिए ना, तो मतलब 2005 में ही आया था ना, पब्लिश्ड कब हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था? 2005 में आया था ये। सो ये एम्प्लॉयमेंट राइट्स को लेकर आया था ना, तो पॉलिसी क्यों आई थी? एम्प्लॉयमेंट राइट्स को लेकर ना, कि क्या एम्प्लॉयमेंट राइट्स है ना, पब्लिक का क्या एम्प्लॉयमेंट राइट्स है, उसके लिए लाया गया था। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके? प्रोवाइड 100 डेज ऑफ ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 100 मतलब ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना, है ना, 100 दिन, है ना, 100 डेज क्या करना? ग्रांटेड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। लिवलीहुड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता था, इनहेंस करता था ना रूरल एरियाज में भी, और ड्यूरेबल रूरल एसेट्स को बढ़ावा देना, है ना, क्रिएट करना, रूरल पॉवर्टी को कम कर देना, माइग्रेशन को कम कर देना, ताकि उन्हें शहरों में जाना पड़े, उन्हें रूरल एरियाज में भी जॉब वगैरह मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, है ना, और गरीबी कम हो सके। इसके क्या फीचर्स है? लीगल गारंटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लीगली एम्प्लॉयमेंट का क्या था? ग्रांटेड था ना, ग्रांटेड एक्ट था। डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम था, इसमें डिमांड्स की थी, है ना, इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन, है ना, मैन एंड वुमेन के लिए, है ना, मैन एंड वुमेन के लिए क्या था? मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल वेजेस लाए गए थे ना, इक्वालिटी शो करी गई थी, जेंडर इक्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी थ्रू सोशल ऑडिट्स, यानी सोशल ऑडिट्स के थ्रू ट्रांसपेरेंसी लाई गई थी। इसके पॉलिसी इम्पैक्ट क्या था? रूरल इनकम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, सीजनल माइग्रेशन को कम करना ना, यानी कि जैसे मान लो कि जैसे कोई जैसे कि बारिश हो रही है, उसमें बारिश में वो ना अम्ब्रेला बेच रहा है ना, छाता बेच रहा है ना, फिर मान लो बारिश चली जाएगी तो उसका जॉब नहीं चला जाएगा, तो इसलिए इन सबको चीज़ों को कम करने के लिए
अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करा गया था ना, ताकि वो लोग क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस ना करें। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेथन करा गया था ना। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज लाइक डिलेज इन वेजेस एंड करप्शन रिमेन है ना, और करप्शन की वजह से क्या होता है, वेजेस वगैरह टाइम से मिलते नहीं है ना, सैलरी है ना, पेमेंट्स वगैरह ढंग से मिलता नहीं है ना रूरल एरियाज में, तो इसके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है ना, इसके लिए देखे गए थे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पॉलिसीज, अब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज लाई गई थी है ना, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इससे प्रमोट हो सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह प्रमोट हो सके और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिले। तो इसके लिए लाया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि PMJDY है ना, PMJDY। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या था, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014 है ना, 2014 में लॉन्च हुआ था ये। सो इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014। सो इसका मेन एम क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को है ना, क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, यूनिवर्सल एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विस है ना, यूनिवर्सल एक्सेस मिल जाता था बैंकिंग सर्विस में। सेविंग्स प्रमोट करता था है ना, मतलब गरीब लोग में पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सेविंग्स प्रमोट करना है ना, इनेबल करना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को। की फीचर्स क्या थे, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, यानी कि जीरो बैलेंस पे भी बैंक अकाउंट्स बन जाते थे, क्रेडिट कार्ड्स एंड इंश्योरेंस कवर है ना, और लिंकिंग विद आधार एंड मोबाइल नंबर्स है ना, यानी कि आधार कार्ड को मोबाइल नंबर्स को लिंक करना। क्या था, काम था, किसका काम था, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पॉलिसीज, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का पॉलिसी का, ठीक है। ये क्या था, की फीचर्स था। इम्पैक्ट क्या था इसका, इसकी वजह से जो था बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ गया था ना, क्योंकि अब जीरो है ना, जीरो बैलेंस का अकाउंट वगैरह, सो पेनिट्रेशन इंक्रीज हो गया था, बैंकिंग पेनिट्रेशन इंक्रीज हो गया था। रिडक्शन इन इनफॉर्मल मनी डिपेंडेंस, यानी इनफॉर्मल मनी डिपेंड है ना पे डिपेंड होना कम हो गया था। मार्जिनलाइज सेक्शंस एम्पावरमेंट, यानी कि मार्जिनलाइज सेक्शंस का एम्पावरमेंट हो गया था ना, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा हो गए थे, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं ना, वो इनका क्या हो गया था, एम्पावरमेंट हो गया था, यानी कि वो बढ़ गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सो इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ द सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स टू द बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट्स। बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट्स में क्या करना, सब्सिडीज को और बेनिफिट्स को डायरेक्टली ट्रांसफर करना, प्रोवाइड करना, डायरेक्टली प्रोवाइड करना है ना, क्या करना, डायरेक्टली प्रोवाइड करना सब्सिडीज और बेनिफिट को, है ना, किसे प्रोवाइड करना, किसे प्रोवाइड करना, बेनिफिशियरीज बैंक अकाउंट को प्रोवाइड करना, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, रिड्यूस करता है लीकेज एंड करप्शन वगैरह कम करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ऑफ है ना, वेलफेयर स्कीम्स के एफिशिएंसी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बेटर बनाता है। टाइमली डिलीवरी ऑफ द बेनिफिट्स को क्या करता है, इंश्योर कर देंगे, इंश्योर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द बेनिफिट्स, कि टाइम से बेनिफिट्स मिले है ना, उसे इंश्योर करता है। क्या इम्पैक्ट था, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देता है ना, ट्रांसपेरेंसी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना, ठीक है, इंक्रीज कर देगा था। बेटर टारगेटिंग ऑफ द बेनिफिशियरीज, यानी कि बेटर टारगेट कर रहा था है ना बेनिफिशियरीज को, और स्ट्रेथन कर रहा था वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम को। तो फिर इसका ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंस था, है ना, इन केस स्टडीज का ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंस था। सो इस केस स्टडीज से पता चला था कि जो पब्लिक पॉलिसी होता है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंट यानी क्या करता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करता है, जिससे क्या होता है, पॉलिसी सक्सेस है ना, क्या होता है, डिटरमाइन होता है, क्या होता है, पॉलिसी सक्सेस डिटरमाइन होता है, यानी कि पॉलिसीज का ढंग से इम्प्लीमेंट होगा तभी तो पॉलिसी है ना सक्सेस होगा पॉलिसीज का, यानी और ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और पुअर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या होगा, उससे जो पॉलिसी है वो फेलियर हो जाएगा ना, पॉलिसी फेल हो जाएगा। तो जरूरी था इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, जिससे सक्सेस मिले। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड पॉलिटिकल विल आर एसेंशियल, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एंड पॉलिटिकल विल क्या जरूरी है। पॉलिसीज मस्ट अडेप्ट बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, यानी कि पॉलिसीज किसके बेसिस पे अडेप्ट होता था, है ना, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक है, यानी कि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि
यानी कि मतलब सक्सेस मिल भी रहा है पॉलिसीज को लाने के बाद या नहीं, या फिर फेलियर हो रहा है ना, तो ये सब जानने के लिए इवैल्यूएशन था, यानी कि आउटकम्स और रिजल्ट्स देखने के लिए पॉलिसीज का है ना, और इसका फीडबैक लेने के लिए है ना, तो ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो उसे अडेप्ट कर सके, उसमें चेंजेस मॉडिफाई कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके। हाँ, सो नेक्स्ट है, सो ये क्या हुआ है ना, तो इसमें यूनिट 4 में क्या था है ना, तो इसमें था कि जो पब्लिक पॉलिसीज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है डेवलपमेंट के लिए ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह हो गया, तो इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है, क्यों है ना। Education, health, employment, and financial inclusion policies reflect that Indian state commitment to inclusive growth and social justice despite implementation challenges। यानी कि सिर्फ challenges को के implementation करना होता है ना, यानी कि क्या करना होता है, ग्रोथ प्रमोट करना होता है, सोशल जस्टिस प्रमोट करना होता है, एंड हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, फाइनेंशियल पॉलिसीज हो गया, उन सबको क्या करना होता है, बढ़ावा देना होता है, उन सबकी क्या होता है, डेवलपमेंट करनी होती है। किससे करनी होती है, पब्लिक पॉलिसी। सो अब हमने नोट्स तो अच्छे से पढ़ लिए हैं ना, और तुम इसे 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेना, तो तुम्हें ना सब कुछ याद हो जाएगा ना, और नोट्स चाहिए होंगे तो वो तो बता ही देना, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया, तो मैं इसे तुम्हारे लिए क्वेश्चंस वगैरह पढ़ देती हूँ, बाकी तुम खुद से ना पीडीएफ वगैरह से पढ़ लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनालाइज द रोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो पब्लिक पॉलिसी का क्या रोल था, है ना, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या रोल था। So it refers to the actions and decisions taken by the government to address public issues and achieve societal goals। यानी कि पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करने, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालने का है ना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, और सोसाइटल गोल्स को अचीव करने का है ना, सोसाइटल गोल्स को अचीव करने के लिए ना, तो जो डिसीजंस और जो एक्शंस लिए जाते थे वो पब्लिक पॉलिसी लेते थे। कौन लेते थे, पब्लिक पॉलिसी लेते थे। तो जैसे कि डेवलप कंट्री हो गई, जैसे कि इंडिया हो गया ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या चीज, इट यानी कि क्या, पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली क्या लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, यानी कि पब्लिक इश्यूज को सॉल्व करके सोसाइटल गोल्स को अचीव करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। सो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है ना, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ कंसर्न्स हो गया, और ये रिलेटेड था एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर से रिलेटेड था, है ना। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज, है ना, इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ना, और सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए तो कुछ पॉलिसीज लाई गई थी, जैसे कि एजुकेशन की पॉलिसी था, एनईपी हो गया, और हेल्थ का भी पॉलिसी था, जैसे कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह लाए गए थे, ठीक है। जिससे क्या होता था, इससे जिससे ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन होता था, क्या होता था, ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन होता था। पब्लिक पॉलिसी प्रमोट करता है सोशल जस्टिस बाय एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज वुमेन, एससी है ना, एससी एसटी हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, कास्ट हो गया, माइनॉरिटीज हो गया ना, पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गया। हाँ, सो ये सब तुम देख लेना, मैंने सारा ना मतलब पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है, तो इसलिए मैं ना शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू में तुम खुद अपने आप रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना, नोट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे तुम्हें की डिटर्मिनेंट्स बताने हैं ना, की डिटर्मिनेंट्स बताने वाली पॉलिसी है, ठीक है। तो पहले तुम डेफिनेशन लिखोगे, है ना, फिर एक्सप्लेन कर दोगे, है ना, फिर अपने हिसाब से जितना तुम आंसर लिख सको, या फिर जितना तुम पॉइंट्स में लिख सको ना आंसर को, तो पॉइंट्स में लिखना, और फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, है ना, और फ्लो लास्ट में फ्लो चार्ट वगैरह भी बना देना, प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, प्रॉपर आंसर को बहुत ढंग से लिखना। फ्री रेशनल चॉइस थ्योरी क्या होती है, जो लॉजिकल बेसिस पे बनाया जाता है ना, क्या होता है, जो लॉजिकल बेसिस पे बनाया जाता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है ना, रैशनल डिसीजंस में लिया जाता है, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स एक्ट है वो क्या करे, है ना, मैक्सिमाइज कर सके बेनिफिट को और मिनिमाइज कर सके कॉस्ट को। तो ये सब तुम पढ़ लेना, ठीक है। और ये स्टेजेस क्या थे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
हाउ डू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड पब्लिक ओपिनियन शेप द पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होता है, जो पब्लिक ओपिनियन होता है, वो कैसे शेप करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, है ना। क्या स्टेजेस होते हैं, पहले तुम डेफिनेशन लिख दोगे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता क्या है। तो ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे जो पॉलिसी अल्टरनेटिव्स होते हैं वो डेवलप करे जाते हैं पब्लिक प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना। तो कुछ अल्टरनेटिव्स डेवलप करे जाते हैं, पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। तो सब आंसर वगैरह तुम मेंशन करना है ना, सब पॉइंट्स वगैरह मेंशन करना। आंसर को पॉइंट्स में बनाना, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन जब पॉइंट्स में लिखोगे ना ज़्यादा बेटर रहता है। लास्ट में ना फ्लो चार्ट वगैरह बना देना, आंसर को अच्छे है ना, अच्छे से अंडरलाइन कर देना ना मेन पॉइंट्स वगैरह को, फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना। अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाता है ना ग्राउंड लेवल चैलेंजेस की वजह से, है ना, तो उसे एक्सप्लेन करना है। तो इसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का पहले है ना डेफिनेशन लिख दिया, जैसे कि कैसे कैसे फेल होता है, क्यों फेल होता है ना, लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल की वजह से, करप्शन की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से ना, है ना, डिलेस की वजह से ना, जो इलाइट है ना, जो इलाइट पीपल होता है, ग्रुप्स होता है, उनकी डिलेस वगैरह की वजह से, और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, है ना, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, है ना, क्या होता है, जो पॉलिसी आउटकम्स होता है उसमें लिमिटेशंस आ जाती है, यानी कि जो पॉलिसी आउटकम्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं ना, क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं, और कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है इसमें। सोशल फैक्टर्स में हो गया, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया ना, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया, है ना, जो कि वीकन करता है डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज को। So therefore successful policy implementation requires strong administrative capacity, transparency, public participation and continuous monitoring, यानी कि एक सक्सेसफुल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरी होता है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, है ना, और पब्लिक का पार्टिसिपेशन एक्टिव होना चाहिए ना, यानी कि एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और कंटिन्यूस उसमें इवैल्यूएशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए ना, ताकि देखे वो कि किसी मतलब फेल तो नहीं हो रहा है, फिर जो पॉलिसी है ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, सक्सेस उसमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना पड़ता है ना आउटकम का, रिजल्ट का, कि वेदर पॉलिसी विल गेट सक्सेस, है ना, विल गेट सक्सेस और नॉट, है ना, और विल गेट फेल। सो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगी तो तुम लाइक करना, शेयर करना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना, क्योंकि तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।